जो भी महिला सदस्य बोलना चाहती थी उन सबको अवसर दिया। कल रात को भी 1:25 तक सबको अवसर बोल दिया। सबके मत आए, सबके दृष्टिकोण आए, सबके विचार आए, सबके सुझाव आए, क्योंकि जब महत्वपूर्ण विधेयक होता है, संविधान संशोधन महत्वपूर्ण होता है, तो सबको मत विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। लेकिन कोई कहता है कि अवसर नहीं दिया, तो इसलिए नहीं दिया कि महिला विधेयक के इधर उधर बोलने का अवसर नहीं दिया। अब पुरुषों का मौका नहीं है, कोई महिला बोकी तो मौका दिया जाएगा, पुरुषों का मौका नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मंत्रियों को भी मौका नहीं है। अब गृह मंत्री जी। अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस विषय पर सरकार की ओर से मेरा पक्ष रखने का मुझे मौका दिया है। इसके साथ साथ मैं इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस सदन के अभिभावक हैं। आपकी ही निसरा में सदन की कार्यवाही, सदन के नियम और संविधान के हिसाब से चलती है। ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल पर आपने करीब करीब 130 सदस्यों को बोलने का मौका दिया है, और ऐसे जैसे अभी आपने बताया, इसमें से 56 सदस्य महिलाएं हैं। वो एक प्रकार से बहुत बड़ा रिकॉर्ड शायद बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। संविधान संशोधन 33 का, लेकिन 75% को मौका दिया है। मान्यवर, इस चर्चा को अगर बारीकी से कोई शब्दों में ही सुनेगा तो महिला आरक्षण के लिए जो संविधान संशोधन है, इसका किसी ने विरोध नहीं किया है। सबने बोलने के लिए तो बोला है कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में है। ये संविधान संशोधन जो आया है उसका हम स्वागत करते हैं, मगर उसको बारीकी से देखें तो इंडी अलायंस के सभी सदस्यों ने अगर मगर किंतु परंतु इसका उपयोग कर स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है। और मान्यवर, कई जगह पे ऐसा दिखाई पड़ा, कि विरोध हमारे दृष्टिकोण की जगह हमारे इंप्लीमेंटेशन के तरीके पर है। परंतु मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो विरोध है वो इंप्लीमेंटेशन का नहीं है। ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध किया। और मान्यवर, मैं ये बात को जब बोलता हूं तब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस सदन को इस बात से मैं कन्विंस करूं कि तरीकों का विरोध नहीं है, बिल के तत्व का, महिलाओं के आरक्षण का विरोध है। मान्यवर, ये 3 विधेयकों में अरे धैर्य रखो भैया, धैर्य रखो। अखिलेश जी समझाओ जरा। मान्यवर, ये 3 बिलों में इसका उद्देश्य मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहला,
उद्देश्य है सरकार का और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का कि महिला सशक्तिकरण करने वाले इस संविधान सुधार को समयबद्ध तरीके से लागू कर 29 का चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराया जाए। इसका दूसरा उद्देश्य है एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, ये सिद्धांत हमारे लोकतंत्र की नींव में जो हमारी संविधान सभा ने तय किया था, वो सिद्धांत के स्पिरिट को यहां पर लागू किया गया। मान्यवर, ये पूरे सदन में 543 सदस्य बैठते हैं। किसी की सीट में वोटर्स की संख्या 39 लाख है, किसी की 60,000 और ढेर सारी सीटें ऐसी हैं जो 70 के दशक में फ्रीज हो गए, तब से लेकर आज तक इतनी बड़ी हो गई है कि सांसद अपने मतदाता को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को वो कैसे संभाल पाए। मान्यवर, जो मतदाता है उसकी अपेक्षाएं होती है, उनकी समस्याएं होती है और समस्याओं के निराकरण के लिए वो सांसद के पास भी जाना चाहता है, मिलना भी चाहता है। क्या इस सदन में जो विरोध करते हैं उसमें से कोई मुझे समझा सकता है कि जिस सांसद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 39 लाख वोटर हो, वो किस प्रकार से अपनी सांसद की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा? और इसी विषय को दृष्टिगत रखते हुए हमारे संविधान में समय समय पर परिसीमन का प्रावधान किया गया है और परिसीमन के प्रावधान से ही एससी और एसटी जो जिसकी संख्या बढ़ती है उसकी सीटें भी बढ़ने का प्रावधान है। तो एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वो एससी और एसटी सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है, वो ध्यान में रखें। मान्यवर, संतुलित, समावेशी और व्यवहारिक लोकतांत्रिक ढांचा ये तैयार करना, इसकी जिम्मेदारी संविधान ने सरकार जो अधिकार में होती है उसको दी। तो अभी ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को दी गई है। उनको पसंद नहीं है, मगर ये तो देश की जनता निर्णय करती है। वो वंश परंपरागत नहीं होता है, वो लोग चुनकर भेजते हैं। संघीय संतुलन बनाने रखना, लोकसभा में जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व आना और राज्यों की शक्तियों के बीच में भी संतुलन बनाना, ये परिसीमन के उद्देश्य संविधान सभा की चर्चा और हमारे संविधान में परिसीमन का जो जिक्र है उसमें कहे। इसके साथ साथ नए भूगोल, प्रशासनिक वास्तविकताओं और शहरीकरण और रोड, रास्ते, रेल से बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और नए जिले, ये सबका संज्ञान परिसीमन में लेना होता है, क्योंकि ये सारी चीजें सांसद को अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए बहुत जरूरी है। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 170 इसके अंदर ये सारे सिद्धांतों को समाहित किया गया है और उसी के निर्वहन के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ये संवैधानिक सुधार लेकर आई। महिला सशक्तिकरण, समान प्रतिनिधित्व,
और संतुलित संघीय ढांचे का निर्माण करने की जिम्मेदारी के निर्वहन से ही आए। मान्यवर, कई सारे सदस्यों ने अनेक प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की। उन्होंने ये कहा कि अभी क्यों लाए हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया उसमें जिक्र है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद जो परिसमन होगा उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेगा। अब ये पूछते हैं तो उस वक्त काफी सदस्यों ने पूछा है कि बिल लाते वक्त आपने ये जिक्र क्यों किया 26 के बाद की जनगणना। मान्यवर, हमने नहीं किया है। 71 में इनकी सरकार थी, इंदिरा जी की सरकार थी, तब इसको फ्रीज कर गई थी और वो फ्रीज के कारण हमें इसका जिक्र करना पड़ा। वो फ्रीज की हुई सीटों की संख्या उठाते हैं तभी ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम का इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसलिए हम लेकर आए। और 71 से अब तक सीटों की संख्या फ्रीज रही और चलते 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 मैं कुछ सीटों का नाम बोलना चाहता हूं माननीय। मलकाजगिरी तेलंगाना 48 लाख संख्या मतदाताओं की, बेंगलुरु उत्तर 29 लाख संख्या, बेंगलुरु दक्षिण 29 लाख संख्या, गाजियाबाद जहां से कभी रक्षा मंत्री जी भी सांसद रहे 28 लाख संख्या, उत्तर पश्चिम दिल्ली 27 लाख संख्या। 127 सीटें ऐसी है मान्यवर जिसमें 20 लाख से ज्यादा वोटर से 20 लाख से ज्यादा। अब मुझे कोई बताए भला, जहां 48 लाख वोटर है वो सांसद कैसे 48 लाख मतदाताओं की अपेक्षाओं के साथ अपने आप को मैच करता है? इसकी पूर्ति अरे अखिलेश भाई, एक लेवल की बात चल रही है यार, कहां केंद्रीय विद्यालय कर रहे हो अभी? इसका समय आएगा। मान्यवर, इनकी बात कहने दो तो जरा स्तर मालूम पड़े। अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े बता रहे हैं माननीय मंत्री जी, हम केवल ये जानना चाहते हैं किस सेंसस के आधार पर ये जो आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि जो गाजियाबाद का आंकड़ा बताया जा रहा है वो बहुत कम बताया जा रहा है। आज की परिस्थिति में हो सकता है वो दुगना हो। मैं यही कह रहा हूं, ये पुराना है। मैं यही कह रहा हूं, अगर डिलिमिटेशन करने दोगे तो नया आ जाएगा और एक की जगह दो सीटें बन जाएगी। मान्यवर, उनको ये भी पता नहीं है कि वो अपने स्टैंड के पक्ष में आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं या विपक्ष में दे रहे हैं। मान्यवर, 127 सीटें ऐसी है जहां 20 लाख से ज्यादा वोटर। अब इसमें एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य, इस सिद्धांत का पूर्णतया उल्लंघन होता है। कहीं पर तो 45 लाख मतदाताओं के समूह को एक प्रतिनिधि मिला है और कहीं पर 6 लाख मतदाताओं के समूह को एक प्रतिनिधि मिला है। तो मत का मूल्य जो एक होना चाहिए वो नहीं हुआ है मान्यवर। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि डिलिमिटेशन के लिए ये लोग सहयोग कर दे, हमें भरोसा करें और डिलिमिटेशन करने दे तो ये मूल्य एक समान हो जाए। मान्यवर, मैं इसके इतिहास में भी जाना चाहता हूं। सबसे पहले 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 की और फिर इसको फ्रीज कर दिया। 76 में
सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी के काल में 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी। अब इंदिरा जी तो प्रधानमंत्री थी, कानून लाकर रोक लगाई परिसीमन पर। और ये देखिए साहब कितने शक्तिशाली है, विपक्ष में बैठकर परिसीमन पर रोक लगाना चाहते हैं। मगर उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी कांग्रेस पार्टी ही परिसीमन से वंचित रख रही है। मान्यवर 2001 में 84वां संशोधन हुआ और 2026 तक सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया। तो ये जो कह रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 2026 कहां से आया, तो वो बताता हूं एक सेकंड। मान्यवर ये कह रहे वाजपेयी जी थे, वाजपेयी जी बड़े विद्वान पुरुष थे, ये इनको जानते थे, तो इन्होंने प्रयास ही नहीं किया, बेचारे ने आगे बढ़ा दिया इंदिरा जी का। मगर हम तो समझते थे कि आप हमें सपोर्ट करोगे, तो हम तो बिल लेकर आ गए, अब आप गिराना चाहते हो भाई। तो वाजपेयी जी ये बात की कल्पना कर सकते थे। कांग्रेस पार्टी को हम लोगों से वाजपेयी जी बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि 19 महीना जेल में रहे थे मान्यवर, वो बहुत अच्छे से पहचानते थे। और 84वां संशोधन इसने 26 तक फ्रीज कर दिया और 50 वर्षों तक 1976 से लेकर 2026 तक क्या रिकॉर्ड से हटाना है? प्लीज अध्यक्ष जी प्लीज, अरे बैठ जाओ मैं बता देता। तय करने तो आप मत करें, प्लीज बैठिए। मैं इनकी इज्जत करते इसका सम्मान करता हूं माननीय अध्यक्ष जी। अभी से लेकर अंत तक अगर फ्लो के कारण कोई असंसदीय शब्द निकल जाता है तो आप स्वयं इसको हटा देना, इनको बोलने का मौका मत देना। मान्यवर 50 वर्षों तक 1976 से लेकर 2026 तक देश की जनता को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। 26 में ये सीमा समाप्त हुई। अब 26 में सीमा समाप्त होने के बाद अगर डिलिमिटेशन करते हैं तो डिलिमिटेशन 29 के पहले समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि परिसीमन आयोग का एक नियम है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर पब्लिक हियरिंग देना होता है। तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी का पब्लिक हियरिंग 26 के मध्य से लेकर 29 तक हो नहीं सकता और 27 तक जनगणना के आंकड़े नहीं आ सकते। तो स्वाभाविक है अगर हम 29 का चुनाव नारी शक्ति वंदन अधिनियम के स्पिरिट के साथ कराना चाहते हैं, इस देश के 50% मतदाताओं को इस महान सदन में 33% आरक्षण देना चाहते हैं, तो अभी ही ये लाना पड़ेगा। ये जो पूछ रहे थे क्यों अभी आ रहा है, इसके लिए मैं पूरी बात समझा रहा हूं। वैसे मैं मानता हूं ये समझे हुए, मगर मान्यवर कहावत है ना, सोता है उसको जगा सकते हैं, जो जागता ही पड़ा हो उसको कोई उठा नहीं सकता। ये सब समझते हैं मगर एक भ्रांति खड़ी करना चाहते हैं। मान्यवर 76 में इस देश की आबादी थी 54.79 करोड़ और आज 140 करोड़। तो 54.79 करोड़ आबादी में जितने सांसद थे उतने ही 140 करोड़ की आबादी के बाद रखना, ये इनका मानना है। मान्यवर आर्ग्यूमेंट क्या दिए गए कि सबको बोलने का कम मिलेगा, 0 और में मौका नहीं मिलेगा। मान्यवर
सरकार का दायित्व है कि सदन के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो सरकार सदन के दिनों की संख्या भी बढ़ाएगी। और मान्यवर, आप तो बड़े दयालु हो, रात को 12-12 बजे तक सबको 0 ओवर का मौका देते हैं। और एक तीसरा भी तरीका है साहब, तीसरा भी तरीका है कि अभी जो समय राहुल गांधी जी के अप्रोच के कारण जाया जाता है वो राहुल जी भी बंद कर दे तो अपने आप बोलने का सबको टाइम मिल जाएगा। ये विरोध कर स्थगन करा कर जो समय बेकार कर देते हैं वो अगर वो भी बंद कर दे तो कुछ सरकार बढ़ाएगी, कुछ राहुल जी बढ़ाएंगे और कुछ आप बढ़ा लोगे, तो समय की चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, परिसीमन आयोग वो एक प्रकार से संवैधानिक अधिकार है हर मतदाता को अपना प्रतिनिधित्व समान रूप से प्राप्त करने का, और 120% की वृद्धि होने के बाद ये कभी हो नहीं सकता कि एक समान हो। मैं तमिलनाडु का ही उदाहरण देना चाहता हूं। मान्यवर, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। अगर डीएमके का मानकर हम इसी 543 सीट में आरक्षण करते हैं तो 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी और 26 सीटें ओपन रहेगी। अगर 2011 की जनगणना के आधार पर करते हैं तो तमिलनाडु की सीटें 6 कम हो जाएगी, परंतु हम वो नहीं कर रहे। हम 50% वृद्धि हर राज्य की कर रहे हैं जिससे किसी का प्रोरेटा नहीं। तो अब क्या होगा, 59% सीटों में 20 सीटें बढ़ेगी और 39 सीटें महिला ओपन रहेगी और 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। मान्यवर, अभी कहां समाप्त हुआ है भाई, आप भी राहुल जी की तरह मेरे बोलने का क्रम आप तय करो। नहीं तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं दूंगा ना, इससे भी अच्छी दरखास्त दूंगा, चिंता मत करो। और मान्यवर, कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि जनगणना क्यों समय पर नहीं हुई। मान्यवर, सबको मालूम है कि 21 में जनगणना होनी थी और 21 में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, कोविड का संकट आया और कोविड के संकट के कारण जनगणना संभव नहीं हो पाई। कोविड का संकट समाप्त होने के बाद, कोविड का संकट समाप्त होने के बाद देश को काफी समय लगा इसमें से उभरने में, और जब 24 में जनगणना की शुरुआत हुई तब कुछ दलों ने उचित ही मांग करी कि भाई जाति के आधार पर जनगणना करनी चाहिए। सरकार ने अनेक दलों के साथ चर्चा की, अनेक जाति समूहों के साथ चर्चा की, कई सारे सामाजिक ग्रुपों के साथ चर्चा की, कुछ सरकारों से भी चर्चा करी, राज्य सरकारों से, और बाद में निर्णय करा 25 में कि हम जाति जनगणना कराएंगे। मान्यवर, और ये निर्णय होने के बाद अब जो जनगणना हो रही है उसमें जब व्यक्तियों की गणना होगी तब जाति का कॉलम आने वाला है और जाति की गणना भी होगी, ये सुनिश्चित है। मान्यवर, मैं पहले भी जो जनगणना हुई है कांग्रेस पार्टी के समय में, इसके भी प्रश्नोत्तरी को स्टडी किया हूं। जब बिल्डिंग की जनगणना होती है
उस वक्त जाति जनगणना तो ये करते ही नहीं थे, परंतु धर्म भी नहीं पूछा जाता था और कुछ नहीं पूछा जाता था। मगर जब व्यक्ति की जनगणना होती है तब ये सारे सवाल आते हैं, कितना पढ़े लिखे हो, कब जन्म हुआ था, धर्म क्या है। अब ये भी पूछेंगे कि जाति क्या है। इसमें किसी को संशय करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ आपको पहचान कर कैबिनेट प्रस्ताव में जनगणना की जी जाति के साथ होगी वो प्रस्ताव पारित। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन रखने की। पीयूष भाई क्या अपेक्षा रख रहे हो? ये जाति जनगणना की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमें उलझाना चाहते हैं। अब पीयूष भाई बेचारे भूले हैं, वो कहते हैं कि जाति जनगणना की घोषणा करे ताली बजाओ। हम कर रहे हैं तो ये ताली नहीं बजाएंगे। उनको जाति जनगणना से कोई लेन देन नहीं है, उनको यहाँ बैठने से लेन देन है जो नहीं होने वाला है भैया। अभी मान्यवर, मैं फिर से एक बार 140 करोड़ की जनता के मन में किसी की भी प्रकार का भ्रांति, कंफ्यूजन न हो, इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने जाति जनगणना का जो निर्णय किया है वो कैबिनेट प्रस्ताव में 26 की जनगणना जाति के साथ कराने का निर्णय किया है। और मान्यवर, अब ये बिल जब से आया है तब से विपक्ष ने कुछ भ्रांतियां फैलाना शुरू की। सबसे पहली भ्रांति फैलाना शुरू की कि जाति जनगणना को टालने के लिए ये कर रहे हैं। जाति जनगणना को टालने के लिए हम ये संविधान संशोधन लेकर आए हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं मान्यवर, 3 माह पहले जाति जनगणना का पूरा टाइम टेबल हम घोषित कर चुके हैं, टालने का सवाल ही नहीं है। जातिवार जनगणना की शुरुआत हो गई है, उसका पहला चरण जो है वो अभी चल रहा है। फिर आए कि दक्षिण को अन्याय हो जाएगा। कल मुझे थोड़ा भय लगा कि उत्तर बनाम दक्षिण का नैरेटिव एक रात के लिए भी दक्षिण के राज्यों में नहीं होना चाहिए। मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं, दक्षिण का राज्यों का इस सदन पर इतना ही अधिकार है जितना उत्तर के राज्यों का अधिकार है। अरे दक्षिण छोड़िए, छोटी सी यूटी लक्षद्वीप का भी इतना अधिकार है जितना उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार का। ये देश को इस तरह के नैरेटिव से, उत्तर दक्षिण के नैरेटिव से टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहिए। इससे ऊपर उठना चाहिए। ये क्या कहना चाहते हैं कि ये सदन में जो व्यक्ति बैठता है वो ये सोचता है कि किस राज्य से मैं आ रहा हूं। मान्यवर, हम शपथ लेते हैं तो मन से लेते हैं। जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लिए हैं वो उत्तर दक्षिण का भेद कराना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। मान्यवर, जो भी सदस्य यहाँ शपथ लेता है वो भारत को अक्षुण्ण रखने की शपथ रहता है, पूरे भारत के कल्याण की शपथ लेता है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना राज्य, अपना धर्म, अपनी जाति की शपथ नहीं लेता है। और ये क्या नैरेटिव फैलाया, और ये मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, या नहीं बैठ पाओगे। नहीं हो पाए। देश के अंदर विभाजन कर कर कोई सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता। मान्यवर, बैठ जाओ। गुस्सा क्यों खा रहे हो? इतना
गुस्सा मत खाओ प्लीज प्लीज। इतना सदन में मारन जी, सदन में इतना गुस्सा नहीं करते हैं, शांत। मान्यवर मान्यवर जोर से बोलने से बोलना है आपको, मैं बैठ जाता हूं, बोलो चलो। नहीं, उनको बोलने दीजिए ना प्लीज। नो नो क्यों? हाँ? मान्यवर मान्यवर माननीय अध्यक्ष जी, झूठ को जोर से बोलने से सच नहीं होता, सच सच होता। मैं बड़ी शांति से समझा रहा हूं कि ये परिसीमन आयोग और संवैधानिक सुधार के लिए ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। आज भी सभी लोग बोले हैं कि इससे दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व की दृष्टि से नुकसान होगा। मैं ये बात कर रहा हूं, वो हकीकत नहीं है। अब जब मैं हकीकत नहीं है कहता हूं तो कल मैंने डिटेल बताया था, मगर फिर भी भाषण पढ़े जाते हैं फ्यूचर में। ये नैरेटिव तोड़ने के लिए जरूरी है कि मैं एक लाइन में समझाऊंगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला, 4-5 राज्यों का जो काल्पनिक एक दक्षिण उत्तर करा है, इसके 5 राज्य है, उसकी 543 सीटों में अभी स्ट्रेंथ है 129। अब ये 129 जो स्ट्रेंथ है 543 के प्रतिशत निकालते हैं तो 23.76% होती है। अब 50% वृद्धि कर जब ये 5 राज्यों की सीटों का हम आवंटन करते हैं तो 129 से बढ़कर 195 होती है। 129 के बढ़कर सीटें 195 होगी, जिसका 816 में प्रतिशत भार निकालते हैं तो 23.87 आएगा। तो पहले 23.76 था और अब थोड़ा सा बढ़कर 23.87 होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं किसी का नुकसान नहीं। मान्यवर, कुछ सदस्यों ने मान्यवर आप पारित कराने की सहमति दो, अभी पेश करा देंगे। हाँ, 1 घंटा रुक जाएंगे। चलो माननीय गृह मंत्री बता दो इनको, 1 घंटा रुक जाएंगे। कहीं तैयार है? 50% का बिल 1 घंटा रुक जाएंगे। पेश तैयार हो तो कर दें इनको। 1 सेकंड बैठ जाओ, बैठो। ये राजा जी एक मिनट मुझे सुनो, बता दो इनको। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते। अब वेणुगोपाल जी बताए क्या बिल पारित करेंगे? चलिए, सहमत हो? सदन में बात कर लेते। सहमत हो? अभी अमेंडमेंट लाएंगे। चलो सर, शुरू करते आगे। सर last minute, sir, last minute, yesterday onwards, when the bill introduced itself, entire opposition demanding we want this to be in the legislation. Number 2, the constitutional protection of the delimitation to the states, number of the seats in the state should be protected. We are asking the Home Minister whether are you ready to dealing the delimitation process along with the women reservation, number 1. Number 2, if you are ready to include the
number of seats in each state by legislation by 50%. These two things. Are you ready? अब बैठ जाओ, हो गए भाई, तेरा नेता बोल लिया। मान्यवर वेणुगोपाल जी ने 2 शार्प क्वेश्चन पूछे। अरे बैठ जाओ गोगोई साहब, 5 तारीख को काउंटिंग है यार, बैठ जाओ अभी। अरे 4 तारीख को काउंटिंग है, बैठ जाओ। मान्यवर साहब, मैं इनका जवाब देता हूं, इनको बिठा दीजिए प्लीज। अखिलेश जी से पूछ लेना। मान्यवर, मुझे लगता है कि आपके नसीब में यश लिखा है, एक बिल पारित हो जाएगा शायद। मान्यवर वेणुगोपाल जी ने 2 चीजें करी कि एक तो 50% आरक्षण और 50% सीटें बढ़ाई जाएगी, उसको बिल में शामिल करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो। हाजी मैं तैयार हूं। एक सेकंड, अब नहीं होता भाई, बैठ जाओ, दूसरा भी बताता हूं। मान्यवर 1 घंटा आप सदन स्थगित कर दीजिए। 1 घंटे में मैं मेरा ऑफिशियल अमेंडमेंट मेरे पास में तैयार है, जेरोक्स कराकर सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है, हमें कुछ छुपाना नहीं है, हमें कोई चोरी करनी नहीं है, तो हम कर देंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन 26 की जनगणना का, ये झांसे में मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि ये इसके माध्यम से अगर बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। क्या कई बार है ना, सदन में भी फैसले हो जाते हैं, इसलिए सदन में फैसला कर लो। माइक ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने कहा और माननीय मंत्री जी कुछ बात रख रहे हैं और हमारी तरफ से कोई बात आई है, अभी तक 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। मान्यवर, इसलिए ऑफिशियल अमेंडमेंट मैं बाद में इसका जवाब देता हूं। मान्यवर, मैं इस देश की मातृशक्ति को कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव रखा है वो एक बहुत सुहाना जाल है, महिला आरक्षण को फिर से एक बार 29 के पहले नहीं होने देंगे। इसलिए मान्यवर, ये जो कहते हैं कि हमारे राज्यों का समान भार होना चाहिए, मैं सहमत हूं। महिला आरक्षण 29 के पहले ही करना चाहिए, 29 के बाद ले जाने के लिए इनका षड्यंत्र सफल हम नहीं होने देंगे। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि ये वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण का बिल गिर जाएगा, मगर इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। मान्यवर,
मान्यवर, यहाँ पर तो शोर शराबा कर कर बच जाओगे, मगर माताओं बहनों का जो आक्रोश आपके खिलाफ है ना, जब मैदान में जाओगे तब मालूम पड़ेगा। भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। चुनाव में जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। मान्यवर, यहां कुछ सदस्यों ने मैं बताता हूं भाई साहब, मान्यवर, यहां पर कुछ सदस्यों ने दूसरी भ्रांति फैलाई कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिले। अरे आता हूं भाई, आता हूं। पहले अखिलेश बैठे हैं तो पहले उनकी बात करूं ना। पहली बेंच पर बैठे देखो। मान्यवर, मैं यहां सरकार की, संविधान की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की पॉलिसी के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। मान्यवर, इसके दो कारण हैं। पप्पू सुन लिया ना? अब शांति रखो, ठंड रखो यार। चलो मान्यवर, आरक्षण पाने की योग्यता पहला कारण है। आरक्षण पाने की योग्यता ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको कोई प्राप्त कर सके। ये संविधान की बात मैं कर रहा हूं। अगर आज कोई अन्य धर्म का व्यक्ति है जिसको आरक्षण मिलता है, यहां नहीं मिलता है, और अगर वो मुस्लिम बन जाता है तो उसको आरक्षण मिलेगा। तो आरक्षण जन्म से ही मिलता है मान्यवर, किसी प्रकार से प्राप्त नहीं किया, इसलिए वहां पर उसको सील किया है। और दूसरा, ओवैसी जी ध्यान से सुनना, दूसरा अनुच्छेद 15(4) के अनुसार आरक्षण उन लोगों के है, उन लोगों के लिए है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में पैदा हुए हैं। अनुच्छेद 16(4) इसके तहत आरक्षण पिछड़े वर्ग को, नागरिकों को दिया जाता है। अब संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मान्यता नहीं है। ये इंडी अलायंस वालों ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस देश में मुस्लिम आरक्षण की डिमांड खड़ी करना चाहते हैं और इस संविधान की बात करते हैं। कोई भी संविधान पढ़कर बता दे मुझे, संविधान के किस आर्टिकल से धर्म के आधार पर आप आरक्षण करोगे? कोई बता दे मुझे। एक भी आर्टिकल में कोई प्रोविजन नहीं। मान्यवर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, दोनों का नीति स्पष्ट है। जो संविधान सम्मत नहीं है वो धर्म के आधार पर आरक्षण हम ना भी देंगे, ना कभी किसी को देने देंगे। मान्यवर, अब मैं ओबीसी की बात करता हूं। सुनो ना, सीट बदल देनी पड़ेगी पप्पू जी। मान्यवर, इस देश में ओबीसी का सबसे बड़ा कोई विरोधी पार्टी है तो मैं बिल्कुल कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने चौधरी चरण सिंह और सीताराम केसरी का अध्यक्ष का, दोनों को काल पूरा नहीं कर रहे। 1957 में, ध्यान से सुनना, अखिलेश जी कहां बैठे हो आपको मालूम होना चाहिए। 1957 में काका साहेब कालेलकर समिति के सुझाव आए
जो ओबीसी को आरक्षण देते थे, उन्होंने काका साहब कालेलकर समिति के पूरे सुझावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1980 में ये जवाहरलाल जी थे। 1980 में इंदिरा जी आई, मंडल आयोग का सुझाव आया और मंडल आयोग के सुझाव को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। 90 में जब बीपी सिंह आए तब वो मंडल आयोग का इंप्लीमेंटेशन लेकर आए और उस वक्त मान्यवर विपक्ष के नेता राजीव गांधी थे। तो नेहरू जी, इंदिरा जी और अब राजीव गांधी, उन्होंने यहां पर अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण मंडल आयोग का विरोध करने में किया, अपने जीवन का सबसे। और कांग्रेस ने 51 और 71 दोनों में जाति जनगणना का भी विरोध किया। मान्यवर, अब क्योंकि अब मेल नहीं खा रहा है, 15-20 बार चुनाव हार गए, तो अब ये ओबीसी के हितैषी बनने आए। मान्यवर, मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अब तक एक भी ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। मान्यवर, इन्होंने काका साहब कालेलकर समिति में विरोध किया। मंडल आयोग के रिपोर्ट को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डाला और जब लागू होता था राजीव गांधी जी ने भी विरोध किया। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी समुदाय में है, जो 40% होता है। मान्यवर, नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी की सूचियों को संशोधित करने का अधिकार राज्यों को देकर एम्पावरमेंट करा और 14 से 18 के बीच में 16 जातियों को ओबीसी जनजाति में क्या है। अरे मेरा हो जाने के बाद पूछिए ना। माननीय गृह मंत्री जी, क्या कह रहे हैं? बाद में you can ask later. मान्यवर, और जाति जनगणना चल रही है। जाति जनगणना का रिपोर्ट भी जाति के साथ ही आएगा। इस पर सदन विचार करेगा और जब विचार करेगा, जो सामूहिक मन बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके साथ आगे बढ़ेगी। इसमें किसी को संशय रखने। मान्यवर, उनके लिए चुनाव जीतना सर्वोपरि है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र की जनता सर्वोपरि। राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व और इसकी भागीदारी का हित सबसे जरूरी है और संविधान को लागू करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और समान अवसर और न्याय की रक्षा, ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। मान्यवर, इसलिए मैं इन लोगों को कहता हूं, कांग्रेस के मित्रों को विशेष कर कि सिर्फ भाषण में नारे लगाने से इस देश का पिछड़ा वर्ग आपको हितैषी नहीं मानेगा। 1947 से लेकर 2014 तक
आप ओबीसी का विरोध करते रहे। जब ओबीसी के बगैर सत्ता नहीं मिलेगी इसका परिचय आ गया, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी बनाया, तब आप ओबीसी की माला जप रहे हो। मान्यवर, ये दिखावटी प्रेम जो है वो इस देश का पिछड़ा भी जानता है और पूरे देश की जनता भी जानती है, और आज से देश की महिला भी जानेगी कि हमारा अधिकार कांग्रेस पार्टी ने छीना। मान्यवर, अब मैं महिला आरक्षण पर बताना चाहता हूं। सबसे पहले 1992 में श्री नरसिम्हा राव 72 और 73 का संविधान संशोधन लेकर आए और माताओं बहनों को 33% आरक्षण पंचायत में देने का एक स्तुत्य काम नरसिम्हा राव जी ने करा। नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, मगर कांग्रेस ने कभी उनको स्वीकार नहीं किया कि वो हमारे प्रधानमंत्री। वहां तक मान्यवर संस्कार में किसी को जाने नहीं दिया था। इसके बाद 96 में देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने और 81वां संशोधन विधेयक सितंबर 1996 में यहां पर रखा गया। वहां कुछ पार्टियों ने विरोध किया, मैं कहना नहीं चाहता हूं, मगर सब उछल पड़ेंगे, और एक कमेटी बनी, गीता मुखर्जी कमेटी। वो गीता मुखर्जी कमेटी को ये विधेयक दे दिया गया, और जो आज उनकी दरखास्त है कि समिति को दे दो, और गीता मुखर्जी समिति की रिपोर्ट आई, तब तक 11वीं लोकसभा का विघटन हो गया और बिल लैप्स हो गया। फिर 98 में 84वां संशोधन आया। कुछ पार्टियों ने फिर से, पार्टियां बदली नहीं है, वही पार्टियां विरोध करती रही। वो विरोध किया, बिल को सदन में प्रस्तुत करने की जैसी स्थिति भी नहीं रही, और 12वीं लोकसभा के विघटन पर वो बिल लैप्स हो गया। मान्यवर, 99 से 2003 में 85वां संविधान संशोधन विधेयक आया, फिर से उसी पार्टियों ने विरोध किया और बिल लैप्स हो गया। 8 से 14 में 108 का संविधान संशोधन विधेयक मनमोहन सिंह जी लेकर आए और राज्यसभा में प्रस्तुत किया। राज्यसभा में बिल पारित भी हुआ, मगर लोकसभा का दरवाजा कभी वो बिल ने देखा नहीं। और किसने विरोध किया? उसी लोगों ने विरोध किया। मान्यवर, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, भले माइक के बगैर बोले हैं, बीजेपी ने इस बिल का कभी विरोध नहीं किया। ये रिकॉर्ड मैं क्लियर करना चाहता हूं। मान्यवर, जब ये लोकसभा में आया, तब सरकार को समर्थन देने वाली पार्टियों ने इसका विरोध किया। मानो अभी कांग्रेस पार्टी कर रही तो हम नहीं समझा सकते, मगर भला लल्लन सिंह जी कैसे विरोध करेंगे? ये तो हमारे साथ है, ये तो बिल का समर्थन करेंगे। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी के समर्थक पार्टियों ने मनमोहन सिंह सरकार का ये बिल का विरोध किया। इसका स्पष्ट अर्थ है कि सरकार के इशारे पर सरकार के हिस्सा बनी हुई पार्टियों ने लोकसभा में ये बिल को पेश नहीं। और 2023 में मोदी जी जानबूझकर 2023 में विधेयक लाए। उनको मालूम था कि 24 में चुनाव है, कितनी भी मनसा हो कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं कर पाएगी, तो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सर्वानुमत से यही सदन जब नवाब बना, सबसे पहला नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो और राज्यसभा में भी होगा। तो मान्यवर, हम तो मानते थे कि अब हो गया, मगर जब इम्प्लीमेंटेशन कराने में आए तो किंतु, परंतु, मगर, अगर, ये सारी चीजें छोड़कर आज फिर से विरोध कर रहे हैं। 5वीं बार इंडिया अलायंस की पार्टियां विरोध कर रही है। मान्यवर, ये देश की महिलाएं कभी नहीं भूलेंगी। जब ये चुनाव में जाएंगे, महिलाओं का आक्रोश उनको सामना करना पड़ेगा और रास्ता नहीं मिलेगा। मान्यवर,
ये बदलाव की जरूरत क्या है? पहली लोकसभा में 22 महिला सदस्य चुनकर आए, छठी में 19 आए, 8वीं में 44 आए, 14वीं में 51 आए, 17वीं में रिकॉर्ड 78 महिला सदस्य चुनकर आए और 18वीं में 75 महिला सदस्य चुनकर आए। मान्यवर, ये आंकड़े जो है वो हमारी माताओं बहनों की राजनीति में हिस्सेदारी लेने की उत्सुकता को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर महिला सांसदों ने, आपने कई बार मौका भी दिया, आज भी दिया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बिल के विषय पर बोलकर, जो विषय पर चर्चा हो इस पर बोलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मान्यवर, हमने लेटर एंड स्पिरिट में ये महिला आरक्षण का, विमेन लेड डेवलपमेंट का हमने अनुसरण किया है। प्रधानमंत्री जी के पहले मंत्रिमंडल में 10 महिलाएं थी और ये कह रहे थे अखिलेश जी कि आपने सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री दिया है। हमारे यहाँ सुषमा स्वराज जी दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनी, उमा भारती जी मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी, वसुंधरा राजे जी राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री बनी, आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली मुख्यमंत्री। मान्यवर, एक बात पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये सब जगह भाजपा की महिला नेत्रियां पहली, हाँ अभी है, मगर ये तो पहली बार बनी। ये पहली बार बनी, इसका मतलब क्या है? 70 साल में कांग्रेस ने कभी उन राज्यों में महिला मुख्यमंत्री को जगह नहीं दी, इसलिए हमारा नंबर लगा है। और आज भी रेखा गुप्ता जी पहली मुख्यमंत्री नहीं है, तीसरी मुख्यमंत्री के। अरे मैं बोल रहा हूं भाई, पहली मुख्यमंत्री नहीं है ऐसा बोल रहा हूं। अरे सुनो भाई, पहली मुख्यमंत्री नहीं है ऐसा बोल रहा हूं, तीसरी मुख्यमंत्री है। और मान्यवर, हमने इस देश की पहली आदिवासी महिला को द्रौपदी मुर्मू से महामहिम द्रौपदी मुर्मू बना दिया। मान्यवर, हमने 3 दशकों से जो बिल चर्चा में आता था और नूरा कुश्ती वाले प्यार और अभाव से रिजेक्ट हो जाता था, हम इसको लेकर आए। मगर मुझे दुख है कि पहले भी जिस बिल को जिन्होंने पारित नहीं करने दिया, वो ही आज इसका किंतु परंतु अगर मगर से विरोध करने के लिए खड़े हो गए। मान्यवर, आज 14 लाख महिलाएं अब तक जनप्रतिनिधि के रूप में देश में पंचायत में काम कर चुकी है। मान्यवर, क्या बोल रहे हैं? अरे ज्योतिमणि जी, मार्क कट जाएंगे। नरसिम्हा राव जी लाए थे, टिकट कट जाएगी। नरसिम्हा राव का नाम बोलो दूसरा। मान्यवर, इस 11 साल में सिर्फ महिला प्रतिनिधित्व की बात नहीं, इस देश की माताओं बहनों का, मातृशक्ति का, महिलाओं का जीवन सुचारू रूप से चले, इसलिए ये 11 साल में 15 करोड़ घरों में नल से पानी पहुंचा है। मान्यवर, नल से पानी पहुंचता है तो सबसे ज्यादा फायदा माताओं बहनों को। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला दिया गया, 12 करोड़ शौचालय बनाए गए, 7 करोड़ 26 लाख सुरक्षित मातृत्व दिया गया, 52 करोड़ पीएम मुद्रा योजना की महिला साहसिक बनाई गई, 4 करोड़ में से 75% माताओं बहनों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मान्यवर, जेंडर बजटिंग में 97,000 करोड़ का बजट था, नरसिम्हा राव जी ने
निर्मला जी 5 लाख करोड़ का बजट इस देश की महिलाओं के लिए। मान्यवर, हमारे लिए ये कोई मायने नहीं रखता है कि महिलाओं को प्रस्थापित करने के लिए, उनका संबल बनाने, उनके प्रतिनिधित्व देने के लिए और विधायी संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी देने के लिए जिसका भी विरोध का सामना करना पड़े हम करेंगे, लड़ेंगे और महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। मान्यवर, आज मुझे एक पत्रकार का फोन आया कि भाई कल की स्पष्टता के बाद विरोध का तो कोई कारण ही नहीं बनता है, क्यों विरोध करें? मैंने बोला भाई ये रॉन्ग नंबर है, आपको राहुल जी को पूछना चाहिए, मुझे क्यों पूछ रहे हो भाई? मगर उसने कहा आपको क्या लगता है? मैं कोई ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा है। हमने 370 समाप्त की साहब, उन्होंने विरोध किया। राम मंदिर बनाया, विरोध किया। सीए लाए, विरोध किया। ट्रिपल तलाक समाप्त किया, विरोध किया। जीएसटी लाए, विरोध किया। आयुष्मान भारत बनाया, विरोध किया। नया संसद भवन बनाया, विरोध किया। मत्स्य पालन सहकारिता मंत्रालय बनाया, विरोध किया। सीडीएस बनाया, विरोध किया। 3 तलाक खत्म किया, विरोध किया। नक्सलवाद खत्म किया, विरोध किया। आतंकवाद को सख्ते में डाला, विरोध किया। सर्जिकल स्ट्राइक, विरोध किया। एयर स्ट्राइक, विरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर, विरोध किया। मान्यवर, इन्होंने अच्छे बुरे सोचे बगैर नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं इसका विरोध करने का ठान लिया। मुझे तो था आज देश की माताओं बहनों के लिए, मान्यवर, मुझे था देश की माताओं बहनों के लिए आरक्षण आ रहा है, ये विरोध आज नहीं होगा, मगर आज भी विरोध कर रहे हैं। मान्यवर, मैं बिल के नारेबाजी मत करिए प्लीज, प्लीज। समझदारों को इशारे में कहा जाता है। मान्यवर, मान्यवर, बिल के ये कन्विंसिंग करें। सुरेश जी, सुरेश जी, अरे यार छोड़ो। सुरेश जी, कन्विंसिंग मत करो, वोट डरने वाले। मान्यवर, कन्विंसिंग मत ये जो बिल मेरे साथी अर्जुन मेघवाल जी लेकर आए हैं, इसमें अनुच्छेद 81/1 में संशोधन प्रस्तावित है। इससे 550 से लोकसभा के सदस्यों की संख्या 850 तक की जाएगी। मान्यवर, अनुच्छेद 81(2)(b) उसको भी कोई बदलाव के बगैर हम कह रहे हैं, इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। अनुच्छेद 81(3) में जनसंख्या को नवीन जनगणना के अनुसार परिभाषित करने का जो है, उसमें हम प्रोविजो क्लॉज लगाते हैं और इसको समाप्त करते हैं। इसके साथ 170A जो राज्य विधानसभाओं की न्यूनतम और अधिकतम सीटों को निर्धारित करता है, उसको 10 का 10 रखते हैं। 170(2) समानता के सिद्धांत राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जो है, इसके अंदर हम बदलाव करते हैं। और
ये सारे बदलावों का मूल उद्देश्य है कि 50% सीटें हर विधानमंडल और संसद में बढ़ाकर माताओं बहनों को 33% आरक्षण दिया जाएगा। मान्यवर, मैं अभी बताया कि 2023 में सर्वसम्मति से ये बिल पारित हुआ है, मगर आज किंतु परंतु अगर मगर से कांग्रेस पार्टी पीछे हो रही है। मान्यवर, इसके मुझे दो ही कारण दिख रहे हैं कि ये बिल नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं। अगर ये महिला आरक्षण होता है तो देश की माताओं बहनों में मोदी जी को यश मिलेगा। मान्यवर, मोदी जी ने बड़ा हृदय कर एडवर्टाइज देकर उनको यश देने का कह दिया, फिर भी ये नहीं मानते हैं। मान्यवर, उनको लगता है कि महिलाएं ज्यादा मोदी जी को वोट देती है, उनको क्यों भला रिजर्वेशन दे। तो मैं बताता हूं कि आप रोक नहीं। आज ये 23 में इस सदन में से देश की महिलाओं को जो वादा किया था 23 में 33% आरक्षण का, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेंबर, पूरे सदन ने वादा किया था, इससे पीछे हट रहे। मान्यवर, ये पहली बार नहीं हो रहा, ये साहबानों में भी पीछे हट गए, ट्रिपल तलाक में भी पीछे हट गए, और अब तक जितनी बार महिला आरक्षण आया वो पीछे हटे। मान्यवर, मैं अभी भी, हमारे नेता ने तो कहा कि भाई अंतरात्मा की आवाज से वोट करिए। ये अंतरात्मा की आवाज का नारा नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, इंदिरा गांधी जी का है, मगर मोदी जी को थोड़ा समझ फेर हो गया। उस वक्त विरोध पक्ष में अटल जी, अडवाणी जी थे। यहाँ आत्मा ही नदारद है, अंतरात्मा कहां से लाना। मान्यवर, ये रूथलेस पॉलिटिक्स करते। महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, इसका यश किसको मिलेगा, इसके लिए आप महिलाओं का आरक्षण लटका रहे हो। चुनाव में जहां जहां जाओगे, इस देश की महिलाओं का आक्रोश आपको सहन करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा और रास्ता भी लेगा। मान्यवर, मैं, आप इस सदन के कस्टोडियन हो, अभिभावक हो। मैं टीवी पर विपक्ष के नेता का भाषण सुन रहा था। आपकी जिम्मेदारी है कि ये सदन की गरिमा पूरे देश में और विश्व में बनी रहे। मान्यवर, ये जो भाषा है सदन की मर्यादा तोड़ने वाली, आप क्या भाषा उपयोग, कायर है, आप सरेंडर कर रहे हो, आप मुझसे डरते हो, अपशब्दों का प्रयोग होता है, असंसदीय शब्दों की भरमार लग जाती है। सदन में कोई आंख मारता है, कोई मुस्कुराकर बैठता है। मान्यवर, सदन के रास्ते पर चाय पकोड़े खाते हैं। सदन के रास्ते ये किस प्रकार का विपक्ष के नेता का बिहेवियर, किस प्रकार की भाषा है। क्या वो समझते हैं कि ये भाषा को देश नहीं सुन रहा है? ये भाषा को देश सुन रहा है। आपकी और आपकी पार्टी दोनों का परिचय देश को हो रहा है। मान्यवर, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, फ्लाइंग किस कर देते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, बाहर जाकर बयानबाजी करते हैं कि सरेंडर हो गए। स्पीकर को बार बार रोकना पड़ता है और सत्र छोड़कर विदेश चले जाते हैं। मान्यवर, मैं इतना जरूर कहता हूं कि ये भाषाओं में तीव्रता से भावनाएं व्यक्त नहीं होती है। सदन में बोलने की कला आपके बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनसे सीख ले, और सीनियर लोग ना हो तो प्रियंका जी ही है, उनसे थोड़ा सीख ले कि सदन में कैसे बोलना चाहिए। मान्यवर, ये कहते हैं ये क्रूर बिल है, महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल क्रूर बिल है, उत्तर और दक्षिण के बीच में भेदभाव कर रहे हो।
दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। इतना कल समझाने के बाद भी अगर ये स्टेटमेंट आता है मान्यवर, तो मैं मानता हूं ये जानबूझकर दिया गया स्टेटमेंट है। मान्यवर, मैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के उनमें को इस देश का परिचय कराना चाहता हूं कि हजारों साल पहले राम सेतु बनाने के लिए जिस गिलहरी ने योगदान दिया था, वो गिलहरी को भी आज अवध्य माना जाता है इस देश में। इतना उपकार याद करती है। और हजारों साल के बाद भी हवन में हड्डियां डालने वाली ताड़का को भी याद रखा जाए। आप महिलाओं को आरक्षण देने वाला एक पवित्र यज्ञ रूपी जो बिल है, इसमें विरोध की हड्डियां डाल रहे हैं। इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी, मुझे नहीं